नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सत्ता, महत्वाकांक्षा और गलत फहमियों का एक त्रिकोण बनाती है। ये कहानी है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। एक शख्स जो भारतीय राजनीति के आकाश में चमकते सितारे की तरह उभरा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे ऊंचे पदों तक पहुंचा, लेकिन फिर अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबकर जमीन पर आ गिरा। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है दोस्तों, बल्कि सत्ता की उस भूल भुलैया की है जहां सपने और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और इंसान अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस जाता है। दोस्तों, सपने देखना कोई गलत बात तो नहीं है। सपने वो ईंधन होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब सपने इतने बड़े हो जाएं कि हकीकत की जमीन ही दिखना बंद हो जाए, तो वो सपने सपने नहीं, भ्रम बन जाते हैं। और भ्रम का यह आलम ऐसा होता है कि इंसान को ये लगता है कि वो आसमान छू रहा है, जबकि वो बस अपनी ही बनाई रेत की मीनार को खड़ा कर रहा होता है, जो कभी भी ढह सकती है। जगदीप धनखड़ की कहानी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। दोस्तों, शुरुआत से शिखर तक जगदीप धनखड़ का सियासी सफर शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो पहले भाजपा की लीगल सेल के प्रभारी या अध्यक्ष बनते हैं और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए जाते हैं और फिर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे प्रतिष्ठित पद पर वो पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक कई ऊंचे पद, बड़े संवैधानिक पद पर वो पहुंच जाते हैं। ये वो सीढ़ियां थीं जो उन्हें सत्ता के शिखर तक ले गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इन पदों की गरिमा को समझ पाए? क्या वो उस विचारधारा के साथ जुड़ पाए जिसने उन्हें ये मौका दिया था? दोस्तों, कहते हैं कि इंसान जब बड़े पद पर पहुंचता है ना, तो उसका ध्यान बड़े कामों पर ही होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान, उसका मन नहीं भटकना चाहिए। और जगदीप धनखड़ के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी कहानी की शुरुआत होती है प्रोटोकॉल के मसले से। उन्हें इस बात का मलाल था कि सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें तो लगती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की तस्वीर क्यों नहीं लगती? जाहिर है वो अपनी तस्वीर लगाने की बात कर रहे थे और ये बात सोशल मीडिया पर लीक हो रही थी। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही थी। तो क्या ये बात वाकई में सही थी? इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और मुद्दा गरमा रहा था, वो था सुरक्षा का मुद्दा। कहा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये चाहते थे कि उनका काफिला भी वैसा हो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। गाड़ियां, सुरक्षा, रुतबा, सब कुछ वैसा ही। ये मांगे, ये शिकायत कहीं ना कहीं उनकी उस सोच को दर्शाती थी जो सत्ता को एक व्यक्तिगत उपलब्धि मानती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया था। दोस्तों, गलतफहमी का एक खेल शुरू हो गया था। एक क्रूसेडर बनने का सपना क्या जगदीप धनखड़ देखने लगे थे? क्रूसेडर बनने का सपना जगदीप धनखड़ ने क्यों अचानक अपनी राह बदल दी थी? वो उन लोगों से मिलने लगे थे जो भाजपा के खिलाफ थे, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विपक्षी नेता। वो उनके सामने अपनी मजबूरी का रोना भी रोने लगे थे। ऐसी भी बातें कई पत्रकारों ने बताई हैं, जिनमें कई अखबारों और समाचार चैनलों के संपादक और एडिटर इन चीफ भी हैं जो ये बात कर रहे हैं। इसलिए इसे आप हल्के में तो नहीं ले सकते। तो वो कई लोगों के सामने अपनी मजबूरी का गाना गाने लगे, जैसे कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ को बयां कर रहा हो। और ये मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेताओं से मिले। यानी पहले वो विपक्ष के नेताओं से मिलते, विपक्ष से के जो पत्रकार हैं, जो विपक्ष के समर्थित पत्रकार हैं, उनसे मिलते और उसके बाद फिर वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेताओं से मिले। यहां तक कि संघ प्रमुख से भी 2 बार उन्होंने मुलाकात की।
उन्हें लगने लगा कि अब वो भाजपा के उन 4-5 बड़े चेहरों में शामिल हो गए हैं जो सत्ता के गलियारों में सबसे ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो शुरू होती है। दोस्तों, भाजपा का जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि जो भी शख्स कैडर से नहीं आता, उसके पीछे संगठन की ताकत नहीं होती, वो चाहे कितना भी बड़ा पद हासिल कर ले, उसका कद उतना नहीं रहता जितना संगठन से आए हुए नेताओं का रहता है। यानी चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, किसी भी संवैधानिक पद पर पहुंच जाए, लेकिन संगठन में उसका कद संगठन से आए हुए नेताओं की तुलना जितना बराबर नहीं रहता। कल्याण सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने संगठन और विचारधारा को ठुकराया तो उन्हें कैडर ने भी ठुकरा दिया। लेकिन क्या जगदीप धनखड़ ने यह सबक नहीं सीखा था? उनकी नजर भाजपा या संघ पर नहीं थी, उनकी नजर थी अपनी पुरानी पार्टी जनता दल पर, जहां से वो आए थे। उनकी नजर थी वीपी सिंह पर, जो कांग्रेस छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए प्रधानमंत्री बने थे। धनखड़ भी एक क्रूसेडर बनना चाहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे और जुडिशरी के खिलाफ वो तनकर खड़े हो गए थे। तो क्या संवैधानिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा था? दरअसल जगदीप धनखड़ जुडिशरी में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी आवाज बन गए थे, और वो भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया और उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि इससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता था, या जो सत्ता का समीकरण था, संवैधानिक अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के बीच जो शक्ति का संतुलन था वो बिगड़ सकता था। उनके बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार आ रहे थे, लेकिन ये बयान न्यायिक सुधार की बात नहीं कर रहे थे। ये एक तरह का मोर्चा था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। वो चाहते थे कि लड़ाई बड़ी दिखे, वो खुद बड़े दिखें, ये संदेश जाए कि सरकार में कोई हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूं। जस्टिस वर्मा का मामला हो या जस्टिस शेखर यादव का, उनकी अति सक्रियता इसमें साफ दिखाई दे रही थी। वो ऐसे मामले उठा रहे थे जो उनके दायरे में नहीं आते थे। उन्हें लगा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के पद की ताकत उनके साथ है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, पार्टी का अनुशासन भी उन पर लागू नहीं होता। तो ये उनकी दूसरी बड़ी भूल साबित हुई। दोस्तों, विपक्ष की तारीफ और सरकार की बेचैनी की भी बात कर लेते हैं। फिर आया वो पल जो शायद इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। संसद सत्र से पहले वो दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक हो गया, और शायद ही जगदीप धनखड़ वो दिन भुला पाए। दोस्तों, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ उन्होंने कर दी। नियम 167 के तहत उन्हें बोलने का मौका दिया। ये वही खड़गे थे जिन्होंने उन्हें संसद में सबसे ज्यादा अपमानित किया था। फिर भी धनखड़ कह रहे थे कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत कुछ सीखने को मिला, उन मल्लिकार्जुन खड़गे से जिन्होंने पिछले सत्र में उन्हें बुरी तरह अपमानित किया था, और जो उनके खिलाफ सदन में इम्पीचमेंट लाना चाह रहे थे, उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे थे। दोस्तों, विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला वो प्रस्ताव क्या था? सवाल यह भी उठता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से ही जगदीप धनखड़ को सीखने का मौका मिला, तो फिर जगदीप धनखड़ बीजेपी में क्या कर रहे थे? बात कर लेते हैं विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला वो प्रस्ताव, जिसमें जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की बात थी। उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और बाद में ये माना कि गलती हुई, लेकिन तब तक उनकी मंशा साफ हो चुकी थी, और यही था टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनका अभियान, प्रोटोकॉल पर नाराजगी, सार्वजनिक मंचों में बयानबाजी, ये सब शुरू में भाजपा के लिए एक धर्म संकट की तरह था। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे नजरअंदाज कर रहा था। इससे धनखड़ का हौसला और बढ़ गया। उन्हें लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब संकट की घंटी कब बजी, और सरकार का जो जवाब आया वो क्या था?
वो पल भी आ गया दोस्तों जब बीजेपी को ये लगने लगा कि अब धर्म संकट नहीं है भाई, ये तो सीधा सीधा संकट है और एक बहुत बड़ा संकट बीजेपी की तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे भांप लिया कि एक बहुत बड़ा संकट है जो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रहा है। राज्यसभा का सभापति सरकार को मुश्किल में डाल सकता है, कोई ऐसा मुद्दा उठा सकता है जिस पर अचानक वोटिंग हो और सरकार की तैयारी ना हो। यह आशंका हकीकत बनने लगी और फिर वो बीएसपी की बैठक जो उन्होंने शाम 4:30 बजे बुलाई, उसमें सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा, जो बैठक थी बीएससी की, वो बैठक जो उन्होंने शाम को बुलाई 4:30 बजे, वो बैठक भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। उसमें सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं गए। सरकार ने साफ संदेश दिया कि आपका समय खत्म हो चुका है जगदीप धनखड़ जी। 4 घंटे, बस 4 घंटे में सब कुछ बदल गया। जी हां, वो 4 घंटे जिसने सब कुछ बदल दिया। धनखड़ इस्तीफा देना नहीं चाहते थे। वो 23 तारीख को राजस्थान जा रहे थे। संसद सत्र के बीच में एक तरह की स्ट्राइक की तैयारी थी। शिवराज सिंह चौहान, उनके अपमान का जो वीडियो था वो भी सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान से जो नोकझोंक हुई थी, जिसे सोशल मीडिया पर अपमान के रूप में देखा गया, वो सीधा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की तरह लिया गया। यहीं से खतरे की घंटी बज उठी। सरकार ने इसे एक तरीके से अपने खिलाफ माना और उन्हें यह साफ बता दिया गया कि या तो इस्तीफा दो या फिर आप महाभियोग के जरिए हटाए जा सकते हैं। इस तरह के संकेत उन्हें मिलने लगे थे। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर आम हो रही हैं दोस्तों, और ये बातें कई पत्रकार और कई जानकार राजनीतिक विशेषज्ञ अब खुलकर कर रहे हैं। धनखड़ ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और वो इस्तीफा सोशल मीडिया पर अपलोड भी हो गया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। न किसी उपराष्ट्रपति ने ऐसा किया था, न किसी मंत्री ने कि इस्तीफा उनका सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाए। आखिरी पल तक उन्होंने सरकार जो है उसके साथ अपनी तलखी उसे बरकरार रखा। दोस्तों, मोदी की ताकत और जगदीप धनखड़ की क्या कोई गलतफहमी थी? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को कम आंका। क्या उन्हें लगा कि 240 सीटों वाले प्रधानमंत्री मोदी अब थोड़े कमजोर हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि चाहे कितनी भी सीटें हों, उनकी ताकत तो वही है। जगदीप धनखड़ को लगा कि वो विपक्ष का समर्थन और भाजपा के भीतर असंतोष का फायदा उठाकर वीपी सिंह बन सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव था? तो दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम से राजनीति में क्या सबक मिलता है? यह कहानी सिर्फ जगदीप धनखड़ की नहीं है, ये एक सबक है दोस्तों, भाजपा और संघ परिवार के लिए भी, कि किसी भी नेता को यदि वो बड़े पद पर लेकर जाते हैं तो उस नेता के व्यवहार पर ध्यान जरूर रखें, खासकर तब जबकि वो पार्टी के बाहर का कोई नेता हो, यानी उसके पहले किसी दूसरे दल में रह चुका हो। क्योंकि वैसी स्थिति में चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या फिर अब जगदीप धनखड़, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वैसी स्थिति में पार्टी के लिए मुसीबत और शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वीडियो विश्लेषण। अब भाजपा को ये सोचना होगा कि अब उसे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का सपना देखने वाले नेताओं को अपने साथ लेने से पहले एक बार ये जरूर जांचना होगा कि वो उनके संगठन से, उनकी विचारधारा के प्रति कितने ज्यादा समर्पित रहेंगे भविष्य में। तो ये था हमारा एक वीडियो विश्लेषण।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में जो अपनी सोशल मीडिया में जो जानकारियां थी, उन जानकारियों के आधार पर और जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां हमारे पास पहुंच रही थी, उनके आधार पर हमने एक विश्लेषण आपके लिए तैयार किया। आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।